हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी पेपर का सेकंड यूनिट का जो नाम है वो है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य और आकलन की बात हो रही है। 5 नंबर का यूनिट है और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। डिटेल में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। साथ में ही हिंदी के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करिए। वहाँ से आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरह से लगातार सारे यूनिट्स को एक साथ देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर पाएंगे। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन से आप देखिएगा। बाकी इस वीडियो में अपन बात करते हैं सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो पहला टॉपिक आता है हिंदी भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों के बारे में। ये देखिए, विचारों के आदान प्रदान का सुगम तथा जो सुलभ माध्यम है वो भाषा है, ये पता है आपको। वाग इंद्रिय द्वारा, मुख द्वारा जो सार्थक ध्वनियाँ निकलती है, सार्थक ध्वनि का जो समूह है और व्यवस्थित है, तो ये क्या हो गया, अपना भाषा हो गई। विचारों को दूसरों के लिए व्यक्त करना, विचारों को दूसरों के लिए व्यक्त करना, आदान प्रदान करना, ये क्या है, अपनी अभिव्यक्ति है। तो दूसरों के विचारों को ग्रहण करना, समझना, आदान करना, ये ग्रहण करना कहलाएगा। इसके बाद में विचारों को आदान प्रदान के लिए मनुष्य निम्न 4 प्रकार की क्रियाएं करता है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इसको क्या कहेंगे, LSRW। ये अपना भाषा स्किल्स हैं, अपने यहाँ पर भाषा के कौशल हैं। लिसनिंग का मतलब क्या हो गया, सुनना। सबसे पहले बच्चा सुनता है, सीखता है सुनना, और फिर बोलना सीखता है, धीरे धीरे बोलेगा टूटे फूटे वर्ड में, और फिर प्रॉपर बोलना सीखेगा। फिर उसके बाद में विद्यालय की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो पढ़ना सीखेगा, रीड करना सीखेगा, और अंत में लिखना सीखेगा, राइट करना। तो ये आपको LSRW स्किल्स ध्यान रखनी है। इंग्लिश में भी सेम टू सेम टॉपिक है LSRW स्किल्स का, भाषा कौशल का, और यहाँ पर भी सेम टू सेम टॉपिक है। और सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो सेकेंड ईयर में आपको वहाँ पर संस्कृत में भी देखने को मिलेगा। तो अच्छी प्रकार से आप समझिएगा इसको। आदान में क्या है, सुनना व पढ़ना क्रिया होती है। आदान मतलब ग्रहण करना, और ग्रहण करने का मतलब है कि अपने पास में एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो सुनेंगे तो अपने पास में आएगा, पढ़ेंगे तो अपने पास में ग्रहण करेंगे तो वो ग्रहण होएगा। और प्रदान मतलब देने के तौर पर जब बात हो रही है, अभिव्यक्त करने के तौर पर बात हो रही है, तो बोलेंगे तो अपनी एनर्जी खत्म होएगी, बोल रहे हैं दूसरे को सुना रहे हैं। लिख रहे हैं तो बाहर निकाल रहे हैं, बाहर अपने मन मस्तिष्क की बात को लिख रहे हैं तो दूसरे को दे रहे हैं, तो ये भी निकलने वाली बात हो गई है। तो इस अर्थ में लेते हुए और आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आदान प्रदान में, और जो लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें अपन ने बात करी ली है। LSRW के बारे में आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी ये टॉपिक आने वाला है। भाषा के जो मूल उद्देश्य हैं, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्रम आपको ध्यान रखना है LSRW, इसको याद कर लीजिए। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इसका क्रम रहता है। सबसे पहले बच्चा लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, ये क्रम ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब बात करते हैं सबसे पहला सुनने के बारे में, लिसनिंग के बारे में। भाषा के सभी ध्वनि रूपों को, शुद्ध उच्चारण को समझना क्या रहेगा, सुनना रहेगा कि क्या कहा जा रहा है, तो उसको ध्यान से सुना जाए। विषय वस्तु में आए विचारों, भाव, घटनाओं, तथ्यों आदि के प्रसंगानुसार संबंध स्थापित करते हुए समझना इसमें रहेगा सुनने में। और विषय वस्तु, केंद्रीय भावों, प्रमुख विचारों और निष्कर्षों को समझना रहेगा सुनने के। शिष्टाचार का पालन करने की क्षमता का विकास इसमें होगा। शिष्टाचार पूर्वक सुनने में बालक की निम्न प्रकार की शारीरिक मानसिक स्थितियां रहती हैं। तो पहली स्थिति देखिए, श्रोता बालक की वक्ता की ओर मुंह करके बैठेगा तो सही सुन पाएगा। श्रोता चुपचाप ध्यानपूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए सुनेगा तो अच्छी प्रकार से सुन पाएगा। सुनते समय मुंह फेर करके बैठना, साथी से वार्तालाप, वाद विवाद ना करें, अच्छी प्रकार से सुन पाएंगे तभी बात बनेगी। श्रोता वक्ता के सम्मान का ध्यान रखे, वक्ता को अनावश्यक परेशान ना करें। तो ये क्या रहेगा, शिष्टाचार पूर्वक सुनने के लिए बालक को ये क्रियाएं करनी होगी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है बोलना, स्पीकिंग की बात हो रही है बोलने को लेकर के। तो शुद्धता व स्पष्टता, उतार चढ़ाव व उचित हाव भाव का निर्वाह करते हुए समूह में अथवा अलग से सहज रूप से प्रभावी ढंग से बोलने की क्षमता रखना। कई जगह पर अपने को आश्चर्यचकित होना है तो यार ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये क्या लफड़ा फंस गया है, इस तरह से अपन कहेंगे। या कहीं पर अपने को सैड फील करना है या सैड कोई बात है तो फिर वहाँ पर कहेंगे अरे यार शिट, ये क्या हो गया। तो इस तरह से अपन करेंगे तो वो भाव अपने चेंज हो रहे हैं, सहज रूप से प्रभावी ढंग बोलने की जो क्षमता है वो आ रही है अलग अलग समूह में। या फिर अलग से अपन बात कर रहे हैं तो वो भी उचित हाव भाव उसमें आएंगे बोली में, पहली बात। दूसरी, परिचित विषय वस्तु, घटना या परिस्थिति का अपने ढंग में वर्णन या विवरण करने की क्षमता का विकास होएगा।
कई लोग आपने अपनी पहचान में देखे होंगे कि उनकी स्टोरी टेलिंग बढ़िया होती है। कोई नॉर्मल सी बात है उसको भी वो कहेंगे बड़ा चढ़ा करके, तो वो काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग करेंगे, उसमें एंटरटेनमेंट वाला फील ला देंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं, उसको प्रेजेंट किस तरह से किया जाए। तीसरा बिंदु है समय समय पर प्रसंगानुसार बोलने के लिए शिष्टाचार का पालन करते हुए मौलिक रूप से तर्कपूर्वक विचार प्रकट करने की क्षमता आएगी। अभिनय अथवा भूमिका निर्वाह करते हुए पात्रानुसार संवाद बोलने के कौशल का विकास करना होएगा। और अगला यहाँ पर आता है तीसरे नंबर पर पढ़ना, रीडिंग करना। पढ़ने में देखिए भाषा तत्वों को प्रसंगानुसार विश्लेषण करते हुए समझना, विषय वस्तु में आए विचारों, भावों, घटनाओं, तथ्यों आदि में प्रसंगानुसार संबंध स्थापन करते हुए समझना। और अगला बिंदु, तीसरा बिंदु है इसमें विषय वस्तु के सारांश, केंद्रीय भावों और निष्कर्षों को समझना, बाल शब्दकोश को समझने की क्षमता का विकास करना, स्तरानुकूल पाठ्येतर कहानियाँ, सचित्र पुस्तकें आदि साहित्य को समझ करके पढ़ने की क्षमता का विकास करती हैं। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में अंतिम सोपान आता है, अंतिम कौशल आता है लिखना। लिखने का मतलब होएगा राइटिंग, और राइटिंग में देखिए अक्षरों व शब्दों के सही आकार, उचित क्रम, पर्याप्त अंतर को समझते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना। देख करके और सुन करके सुस्पष्ट, सुंदर, शुद्ध रूप में उचित विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना। सरल रूपों और प्रार्थना पत्रों, निबंध, वर्णन, विवरण आदि को सरल अनुच्छेदों में रचना करते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना। तो ये हो गया यहाँ पर। और मौलिक रूप से तर्कपूर्वक ढंग से सरल वर्णन, विवरण, निबंध, प्रश्नोत्तर, सारांश, कहानी, कविता आदि को लिखने की क्षमता का विकास करना। तो ये बिंदु इतने यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं LSRW स्किल्स में। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हिंदी भाषा का शिक्षण में क्या महत्व रहता है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व के बारे में देखिए, राजस्थान में हिंदी भाषा अध्ययन का माध्यम है। इस दृष्टि से बच्चों को हिंदी का ज्ञान कराना आवश्यक है। यदि बच्चे का अधिकार भाषा पर नहीं हो तो वह ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति नहीं कर पाएगा। भाषा ही चिंतन का आधार है। व्यक्ति का संपूर्ण जो विकास है वो होएगा भाषा से। तो प्राय जो बच्चा है वो भाषा अपने परिवार से, आस पड़ोस से व स्कूल के भीतर से सीखता है, इसलिए वह अच्छे व प्रभावी ढंग से अपनी बात कह पाता है, समझ पाता है। इस प्रकार बच्चा भाषा द्वारा देखे गए वातावरण में सीख पाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। दूसरा बिंदु देखिए सामाजिक व सांस्कृतिक एकता में सहायता। इसमें देखिए भाषा के माध्यम से बच्चा अपने परिवार को बेहतर तरीके से जान पाएगा, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि इत्यादि के बारे में जान पाएगा। जैसे उठना, चलना, फिरना, खाना पीना आदि क्रियाएं सीखेगा, वैसे ही वह भाषा को सीखता है और उसे अपने उपयोग के अनुरूप ढाल लेता है। तीसरा बिंदु है शिक्षा प्राप्ति का मुख्य आधार। तो पाठ्यक्रम में हिंदी को आधारगत विषय के साथ में माध्यम के रूप में भी रखा जाना अपेक्षित है। भाषा के विषयों के ज्ञानार्जन का माध्यम भी हिंदी है। किसी विषय को सीखने का अर्थ है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, उसके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और उसके बारे में लिख सकना। अतः भाषा सभी विषयों को इस भाषा के माध्यम से अच्छी तरह से सीख लेता है। अतः हिंदी ज्ञानोपार्जन का साधन है। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में एक प्रश्न यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाषा बच्चों का सांस्कृतिक विकास कैसे करती है। भाषा सांस्कृतिक विकास कैसे करती है। इसमें देखिए भाषा की प्रत्येक जो विषय वस्तु है इसका संबंध हमारी संस्कृति से है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति के मूल्यों की पहचान कर सकते हैं। भाषा हिंदी का एक उद्देश्य है अभिवृत्ति का विकास करना। अभिवृत्ति से तात्पर्य है जीवन के मूल्यों का निर्माण। भाषा की विशेष सामग्री को प्रकृति, प्रेम, लिंग समानता, शांति, स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक जो दृष्टिकोण है हमारा वो प्रस्तुत करती है। इससे बच्चों में सांस्कृतिक विकास होएगा। तो ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है सुनने के कौशल का विकास करने के लिए अध्यापक को किन गतिविधियों का उपयोग करना होगा ताकि सुनने का जो कौशल है वो अच्छी प्रकार से डेवलपमेंट में आए। तो उसके लिए पहला बिंदु है पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र, दृश्य, इनके अनुसार मूर्त वस्तुओं को छोटे छोटे सहज वाक्यों में परिचित शब्दावली में वर्णन करें। वर्णन में रूप, रंग, आकार आदि पर बच्चों के साथ में खुल करके चर्चा करें तो वो अच्छी प्रकार से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। डिटेल में आप उनको समझाएंगे तो। उसके अलावा दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है 2-2, 3-3 चित्रों का एक सेट तैयार करके उन पर वार्तालाप करें। इसी प्रकार से कहानी कथन का उपयोग करके मनोरंजन सरल कहानी सुनानी चाहिए। तीसरा बिंदु देखिए सरल एवं लघु कहानी चित्रों को दिखाते हुए सुनाइए। चौथा बिंदु है अभिनय करते हुए तथा ताल व लय मिलाकर के बाल गीत सुनाएं।
5वां बिंदु है ध्वनि विभेदीकरण के लिए अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ध्वनियों को स्पष्ट बोल करके अभ्यास कराएंगे। यहाँ पर 6वां बिंदु है कविता का उचित आरोह अवरोह तथा लय के साथ में आदर्श वाचन करेंगे तथा सामूहिक अनुकरण वाचन कराएंगे। कक्षा में जब भी समय मिले बार बार अभ्यास करवाएंगे। और उसके बाद में 7वां बिंदु है समय समय पर बच्चों को श्रुत लेख लिखवाएंगे। श्रुत लेख का मतलब आप समझते हैं कि शुद्ध लिखने की बात आ गई है। एक बार में पूरे गद्यांश को पढ़ करके सुनाएं, तत्पश्चात 2-2, 3-3 शब्दों को एक साथ बोल करके 2 या 3 बार दोहराएं ताकि बच्चे अच्छे ढंग से सुन सकें। 8वां बिंदु देखिए, इसमें परिचित विषय या घटना का अध्यापक स्वयं स्वाभाविक कथन करें और जिससे बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और सुनने वाला जो उनका कौशल है वो वृद्धि उसमें होएगी। बोलने के कौशल की वृद्धि को लेकर के बात आती है तो उसके लिए अध्यापक को क्या क्या बातें, क्या क्या गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। तो इसमें पहली गतिविधि देखिए, बच्चों के साथ में अनौपचारिक वातावरण में उनकी अपनी भाषा में बातचीत करेंगे, मतलब कि मातृभाषा में बातचीत करेंगे। पाठ्य पुस्तक के आरंभिक पृष्ठों में जो चित्र हैं उन पर खूब वार्तालाप करेंगे। चित्रों को दिखा करके छोटे छोटे प्रश्न करेंगे और बालकों को बोलने के लिए अवसर भी देंगे। हो सके तो उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन से प्रेरित भी करेंगे। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है कि कोई बच्चा अगर सही बताता है तो आप उसको शाबाशी देंगे कि वाह बच्चे तूने बढ़िया किया, वाह बेटे सही किया है, या कोई कमी रह रही है तो उसमें से सुधार करो, अच्छा किया है, प्रशंसा आप उसकी करेंगे तो वो पुनर्बलन हो गया है। इसके बाद में दूसरा है परिचित मूर्त वस्तुओं चित्रों को देख करके वार्ता करें। और तीसरा बिंदु है छोटे छोटे वाक्यों के अभ्यास से बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करें। छोटी छोटी कहानियाँ, चुटकुले सुनाने को कहें, बाल गीत सुनाने के लिए कहें, तो ऐसा कुछ करेंगे तो वो उनका कौशल डेवलपमेंट वाली बात आएगी। और अगला है बाल सभा में कहानी, घटनाक्रम, कविता, पाठ आदि की प्रस्तुति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कहानी में एकांकी व नाटक आधारित पाठों के संवादों को कंठस्थ याद करा करके अभिनय का अभ्यास करवाएंगे और ताकि उससे क्या होगा, बोलने की जो झिझक है, जो संकोच है वो दूर हो सकेगा बच्चों का। इसके बाद में अगला बिंदु 7वां बिंदु देखिए, इसमें राष्ट्रीय पर्वों, उत्सवों, जयंतियों के अवसर पर बच्चों को बोलने के लिए पूर्ण अवसर देंगे, पूरा अवसर देंगे। तो ये बात हो गई है। अगर पठन कौशल को लेकर के बात आती है तो अगला प्रश्न देखिए, पठन कौशल के विकास के लिए अध्यापक किन किन गतिविधियों का आयोजन कर सकता है। पहली गतिविधि, चित्रों के पठन से शब्दों के पठन पर जोर दें। एक एक वस्तु का चित्र दिखाएं, फिर उनसे उनके नाम को दिखा करके उनसे पढ़ने के लिए कहें। जैसे आम, गाय, बकरी, ऊंट इत्यादि के चित्रों को नीचे ये शब्द लिख करके पढ़ने का अभ्यास करवाएं, जो मतलब कि किस जानवर का चित्र है उसके नीचे नाम लिखा होता है। वर्णमाला, स्वर, व्यंजन आदि में तो वहाँ पर से आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर शब्द पठन के पश्चात वाक्य पठन पर जोर दें। पठन की प्रक्रिया छोटे छोटे तथा सरल वाक्यों से आरंभ होती है, प्रारंभ करनी चाहिए अपने को। और अर्थ सहित वाक्य पठन करने की जो योग्यता है इसको विकसित करने के लिए अभ्यास करवाएंगे। प्रसंगानुसार पूर्व संबंध स्थापित करते हुए पठन करना चाहिए। इसके बाद में चौथा बिंदु है, पठन शिक्षण में सस्वर वाचन तथा मौन वाचन सम्मिलित हैं। सस्वर वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समावेश वाचन आदि आते हैं। तो समवेत वाचन वगैरह हो गया है। सस्वर वाचन के अभ्यास के बाद में पठन की अंतिम स्थिति मौन वाचन है, जिसमें बच्चा पठन का स्वयं ही अभ्यास करता है और अध्ययन को इस अभ्यास पर कर देना चाहिए। छठा बिंदु है, अतिरिक्त या पूरक सामग्री का मौन वाचन करवाएं, पश्चात उस पर चर्चा भी करवाएं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में लेखन कौशल की भी अपन बात करते हैं कि लेखन कौशल के विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। पहली गतिविधि देखिए, छोटी कक्षाओं में वर्णों के विकास पर ध्यान दें। 2 लाइन कॉपियों में बिंदु रेखित वर्णों पर पेंसिल से अभ्यास करवाएं तथा आवश्यक संशोधन करवाएं। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करवाएं। कक्षा 3 के बाद में सुलेख का अभ्यास कराया जाए। प्रत्येक बच्चे को सुलेख कॉपी में अध्यापक स्वयं एक वाक्य लिखें और तत्पश्चात ही बालक को लिखने के लिए कहें। अनुलेख, श्रुतलेख, प्रतिलेख आदि का अभ्यास कराया जाए। ये सब आपने अपनी इंटर्नशिप के दौरान किया होगा। बच्चों को जो होमवर्क देते हैं, एक तो क्लास में करने के लिए, एक घर पर करने के लिए अलग से होमवर्क डालते हैं। आज मान लो आपने डाल दिया है क, ख, ग, घ और ड, फिर अगले दिन आप च वाली लाइन डाल दोगे। इस तरह से एक लाइन तो आपने लिख दी है वहाँ पर और उसके अनुसार बच्चे नकल करते हुए क वाली लाइन को ही लिखेंगे, क वाली लाइन को ही पूरे पेज में। और फिर अगले दिन तो वो काम, उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि बच्चों के साथ में आप यहाँ पर सुलेख कॉपी में करवाएं। अनुलेख, श्रुतलेख, प्रतिलेख आदि अभ्यास करवा सकते हैं उनको कौशल को बढ़ाने के लिए। और 5वां बिंदु है, लिखने के लिए
बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, वर्ण लेखन के चरण, शिरोरेख, वर्णों व शब्दों के मध्य उचित अंतर, वर्णों का सही व समान आकार का ध्यान रखा जाए, मिलावट के दोष का बोध कराया जाए व सही लेखन का अभ्यास उनको करवाया जाए। ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। छठा बिंदु है अध्यापक लिखने के कौशल का अभ्यास कराने से पूर्व श्यामपट्ट पर लिख करके उनका अभ्यास बच्चों से करवाए। शब्द की आकृति के बारे में बताइए कि कौन कौन सा जो शब्द है वो कैसे लिखा जाएगा, हार्ड है, ईजी है, तो वो बाद की बात है, पर आप उनको बताएंगे कि इस शब्द को ऐसे लिखना है या इस वाक्य को ऐसे लिखना है, तो बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई हैं। और अब अपन बात करते हैं आकलन को लेकर के। आकलन में देखिए, आकलन इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आ गया है और आकलन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आकलन का उद्देश्य है सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें, सीखने का एक प्रोत्साहन देना और माहौल बनाना, और प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचने में मदद करना। इस उद्देश्य को पूरा करने और उसके लिए आकलन को सीखने के साधन के रूप में देखना होगा, न कि सीखे गए के जांच के उपकरण के रूप में ऐसा कुछ होएगा। तो बच्चों ने सीखा है या नहीं सीखा है, और अगर सीखा है तो कितना सीखा है, मात्र यह जांच लेना ही आकलन नहीं है। वास्तव में कैसे सीख रहे हैं, क्या वे नहीं सीख पा रहे हैं और क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, सिखाने के कौन कौन से तरीके उन्हें आनंद देते हैं, किन तरीकों से वे ऊब जाते हैं, यह सब जानना आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, आकलन की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए आकलन को इसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। भाषा के संदर्भ में आकलन को 3 उद्देश्य हो सकते हैं। भाषा के संदर्भ में 3 उद्देश्य आकलन के आपको मिनिमम ध्यान रखने हैं कि बच्चे की भाषाई समझ का आकलन करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का उपयुक्त इस्तेमाल करना, उनके कौशलों की विकास का आकलन, और भाषा की सौंदर्य को सराह पाने की क्षमता का आकलन। तो ये 3 आकलन, 3 उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरह से दोस्तों हमने सेकेंड यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की इस वीडियो में चर्चा कर ली है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। बाकी आप सभी को अपनी परीक्षा तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस हिंदी पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के देखिए, जहां से आप अपने हिंदी पेपर की अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।